Hi guys, I'm Ashish and you're watching me on Medical India. So guys, today's lecture is very important and it is on basically what to cover for the assistant professor examination and how to cover and what is the eligibility criteria for the assistant professor examination and what is the procedure for the recruitment. सो आज के वीडियो के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आपको क्या पढ़ना है. बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि पीसीएस के थ्रू कंडक्ट होती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं. सो गाइज, तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर आपने बीएससी कर ली, ठीक है, एमएससी कर ली, इसके बाद आप क्या करेंगे. तो बीएससी एमएससी के बाद आपके पास परमानेंट पोस्ट जो है दो ही चीज़ की होती है, या तो आपके पास रिसर्च पोजीशन होगी या तो आपके पास में असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी, टीचिंग पोजीशन होगी. सो गाइस, अगर रिसर्च पोजीशन है तो रिसर्च पोजीशन बेसिकली बहुत ज़्यादा अगर देखो तो साइंटिस्ट निकलती है और टीचिंग में आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर के होते हैं. तो साइंटिस्ट की पोस्ट जो निकलती है वो बेसिकली बहुत ही कम है इंडिया में, इसलिए बोलते हैं कि रिसर्च की इंडिया में वो नहीं है, मतलब ना तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है ना कुछ है, इसीलिए क्योंकि परमानेंट पोस्ट नहीं है. इंडिया की बात अभी भी मेंटलिटी वही है इंडिया की कि अगर परमानेंट पोस्ट है तो जॉब सिक्योरिटी है, जॉब सिक्योरिटी है तभी आप समझो कि उसकी अपॉर्चुनिटी है. अपॉर्चुनिटी मतलब ही यहाँ पर यही है कि आपके पास जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए. तो यही है कि अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो मतलब उस फील्ड में आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है. असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग सीट तो आ ही जाती है, लगा लो कि अगर 2000 सीट आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की तो उसके हिसाब से 2 सीट आएगी आपको साइंटिस्ट की. तो ये रेशियो है 2:1,1000 कह लो, तो ये रेशियो है परमानेंट पोजीशन की. ये कंडीशन है बेसिकली इंडिया में. सो गाइज, जो बीएससी कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, उसके बाद पीएचडी कर लेते हैं, उसके पास दो ही ऑप्शन बचता है, या तो वो रिसर्च फील्ड में जाएं या तो टीचिंग फील्ड में जाएं. टीचिंग फील्ड में जाएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बने या साइंटिस्ट बने. अगर परमानेंट पोजीशन निकलती है तो उनका क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि वो या तो इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे या तो एग्जामिनेशन से जो है एस्पायरेंट को सेलेक्ट करेंगे, एस्पायरेंट्स को सेलेक्ट करेंगे. तो जब उनका सिलेक्शन प्रोसीजर देखो तो टीचिंग बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन प्रोसीजर देखो तो उसमें एक एपीआई स्कोर करके होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप लोग नए हैं तो आपको नहीं पता होगा एपीआई स्कोर क्या है. तो एपीआई स्कोर बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर इंडेक्स स्कोर होता है. इसमें आपको सब कुछ देखते हैं, वो पब्लिकेशन देखेंगे, आपने कितनी अच्छी एकेडमिक एक्टिविटी की हुई है वो देखेंगे, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं और कितने आपके पास कितने नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाइड है, नेशनल अवार्ड्स हैं, और बेसिकली आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, सब कुछ जोड़ के एक एपीआई स्कोर बनता है. तो इस एपीआई स्कोर के बेस पे इंटरव्यू में वो हायर करेंगे आपको. लेकिन क्या होता है कि पीसीएस, जैसे मान लो अगर हरियाणा से आते हो आप या मध्य प्रदेश से आते हो या आप छत्तीसगढ़ से आते हो, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक अगर मान लो बहुत सारे स्टेट कॉलेजेस हैं, उनका उन्होंने क्या किया, जितनी वैकेंट सीट है उनको निकाल लिया. जैसे अभी आपने सुना होगा कि जो एमपी में है वो अभी एजुकेशन मिनिस्टर वहाँ पे क्या गए, दौरे में गए थे, तो वहाँ पर उसको पता चला कि बहुत सारी सीट वैकेंट है और वहाँ पे आने की ज़रूरत है. तो डिफरेंट कॉलेज में इतनी सीट है, उनको कंपाइल करके क्या करते हैं कि एक आपको वो कॉमन निकाल देंगे कि इतनी सीट जूलॉजी में खाली, इतनी सीट फिजिक्स में खाली, इतनी सीट केमिस्ट्री में खाली है. तो ये आपको ये काम होता है पीसीएस का, जो पब्लिक सर्विस कमीशन होती है. जैसे यूपीएससी है नेशनल लेवल में, तो स्टेट लेवल पे पीसीएस होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन. तो वो बेसिकली इकट्ठा करती है डाटा कि कितनी वैकेंट सीट है, फिर उनको एग्जाम कराना होता है, एग्जाम करा के वो सीट फुलफिल करते हैं. सो ये क्राइटेरिया है बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का. तो गाइज, अब अगर आपने बीएससी की है, एमएससी की है, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो. ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी वो 2023 से जो लागू होने वाली चीज़ है कि पीएचडी मैंडेटरी होगा, तो वो तब लागू होने वाली. लेकिन अगर अभी मैं आपको एक सिनेरियो बताऊंगा जो बेसिकली रियलिटी क्या है, वास्तव में चीज़ें क्या हो रही है इंडिया में, वो आपको भी क्लियर करूंगा मैं इसके अगले वाली स्लाइड में. ठीक है, तो आप गौर से देखें. ठीक है, तो एग्जामिनेशन बेसिकली पीसीएस कंडक्ट कराती है, जो आपको बता दिया. 2 लेवल में एग्जाम होती है, फर्स्ट आपका होगा थ्योरी वाला और दूसरा होगा आपको इंटरव्यू वाला. थ्योरी में भी 2 स्टेजेस होते हैं, पहला स्क्रीनिंग होगा और दूसरा आपके पास में सब्जेक्ट बेस्ड के क्वेश्चन मिलेंगे. तो स्क्रीनिंग जो होती है बेसिकली, तो यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ आपको पीसीएस एग्जाम के बारे में. बेसिकली आज का लेक्चर इसी के अराउंड रिवॉल्व करेगा. और जो स्क्रीनिंग है, 2 स्टेजेस आपको लिखे हुए हैं, जो थ्योरी के 2 स्टेजेस होते हैं. तो उनमें फर्स्ट स्टेज होता है स्क्रीनिंग का, जिसमें जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स पूछते हैं. तो बेसिकली ये चीज़ मैं आज के लेक्चर में कवर करने वाला हूँ कि जनरल स्टडीज़ में क्या पढ़ें, करंट अफेयर्स में क्या पढ़ें. तो ये सारा कुछ आज क्लियर हो जाएगा. और क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम कोई भी स्टेट का दे रहे हो तो आपको उतनी डाटा नहीं मिलती है, यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं मिलेंगी. सबसे बड़ी हर्डल तो ये है कि अगर आप यहाँ पे अपियर होने जा रहे हो तो आपको हिंदी में सब कुछ मिलती है. अगर आप एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी पीसीएस के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को देखो तो सब कुछ आपको हिंदी में मिलेगा. बुक्स भी सारी हिंदी में मिलेंगी, यूट्यूब पे वीडियोज़ भी हिंदी में मिलेंगी. इंग्लिश मीडियम वालों को बहुत ही ज़्यादा इसका जो है बहुत ज़्यादा ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है. ठीक, तो वो चीज़ आज आपके इसमें क्लियर हो जाएगा कि मतलब अब कैसे पढ़ें, क्या करें. अगर आपको हिंदी में मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में पढ़ लो, एक नोट्स बना लो उसको इंग्लिश में. ठीक है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आपने एक नोट्स अगर तैयार कर ली तो 3 दिन में भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर स्क्रीनिंग बेसिकली जो स्टेज 1 है आपका, उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो.
हालांकि उनकी वेटेज ज़्यादा नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चे अगर मैंडेटरी नहीं होता है वो स्टेज 1 वाला, तो जाते भी नहीं है देने के लिए। स्टेज 2 का ही मार्क्स उसके पास में, क्योंकि स्टेज 1 अगर देने भी जाओ ना, तो कभी कभी जैसे राजस्थान में आपने देखा होगा, अगर आपने अभी अपेयर हुआ होगा तो आपको पता चला होगा कि वहाँ पर अगर 2 या ना दो तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी मेरे तो माइनस में आ रहे हैं। अगर मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ तो मैं बताऊँ तो अपनी बात, तो मुझे माइनस में ही आ रहे हैं। तो मुझे पता नहीं था हालांकि क्या आप पूछ ही जाएंगे, मुझे सोर्सेस भी नहीं मिले, ना मैंने पढ़ाई की थी इतनी अच्छे से। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज इस वीडियो के बाद आपको एक डाटा मिलेगा कि क्या क्या पढ़े, तो उसको आप अगर नोट बना के रख लोगे तो आपको आगे आने वाले समय, मैं खुद भी करूँगा, तो आगे आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो गाइज़, अगर अब मैंने आपको जैसे बताया था असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, दोनों एक पोस्ट पे हायरिंग होती है, लेकिन जो लेक्चरर पोस्ट पे होती है वहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगा कि लेक्चरर पोस्ट में ग्रोथ नहीं होता। उसकी सैलरी भी लेवल 10 की होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की लेवल 11 की होती है, नॉन मेडिकल। तो गाइज ये लेक्चरर पोस्ट इसीलिए नहीं मानते क्योंकि ग्रोथ नहीं है यहाँ पे। असिस्टेंट प्रोफेसर आप एसोसिएट बनोगे, फिर एडिशनल बनोगे, फिर आप प्रोफेसर बनोगे, लेकिन लेक्चरर के पोस्ट पे अगर आप हो तो आपकी सैलरी हालांकि बढ़ेगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन आप लेक्चरर ही रह जाओगे, तो यहाँ ग्रोथ नहीं है। आप प्रोफेसर बनना चाहो तो बहुत 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 टाइम लगेगा, 20-30 साल निकल जाएंगे आपको लेक्चरर पोस्ट पे, तब जाके आप प्रोफेसर बनोगे। एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के पोस्ट पे भी हायरिंग होती है, वहाँ पर बेसिकली इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, वहाँ एग्जामिनेशन नहीं होती है, तो वहाँ सिर्फ इंटरव्यू होगा। जैसा कि आपको पता है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है टीचिंग, और उसके बाद अगर आप टीचिंग एंड रिसर्च बेसिकली, और आपको अगर प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको वहाँ पे 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है तब आपके पास में बेसिकली इंटरव्यू बेसिस पे आपके सिलेक्शन होने हो। सो गाइज, आई होप सब कुछ क्लियर होगा अभी तक। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे। नेट या स्लेट। स्लेट क्या है कि अब स्टेट का नेट है, वो एक तरह से लगा लो कि स्टेट लेवल ऑफ एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जब वो आपके पास में होंगे तब भी आप पीसीएस में आपको फ़ायदा है भरने का, क्योंकि वहाँ पे नेट का आपको जब फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको नेट पूछेंगे कि नेट आपके पास क्वालिफाइड है या नहीं। आप एग्ज़ाम तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में आपको क्या करेंगे, वो एक्सक्लूड कर देंगे। मास्टर्स इन रिलेवेंट सब्जेक्ट, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे डीयू की बात करो, तो अगर आप जूलॉजी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो मोस्टली यही आपको देखने के लिए मिलेगा कि जूलॉजी में एमएससी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसलिए अगर अच्छी जगह पे भी उनको एमएससी किसी और ब्रांच में मिलती है तो वो नहीं लेते हैं, और अगर गंदी जगह पे भी जूलॉजी मिल जाता है तो वो ले लेते हैं। तो यही एक बहुत बड़ा फंडा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, खास करके डीयू की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप पीसीएस के थ्रू एग्जाम देते हो तो वहाँ पर रिलेवेंट सब्जेक्ट लिखा होता है, जहाँ पे अगर जूलॉजी है, मान के चलो जूलॉजी में सब सारे ब्रांचेज आएंगे। आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं जूलॉजी में, मान के एनाटॉमी पढ़ा है तो एनाटॉमी भी आएगा, और मान के चलो कि अगर आपने फिजियोलॉजी पढ़ी, फिजियोलॉजी से भी आप एलिजिबल हो, बायोकेमिस्ट्री वाले एलिजिबल हैं, जेनेटिक्स वाले एलिजिबल है। तो ये ऐसा ही कुछ फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी है, और वहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि फिजिक्स है तो फिजिक्स से केमिस्ट्री तो अप्लाइड फिजिक्स, और मान लो अगर एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स होती है तो उनका अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी मैटर करती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पीसीएस में आपको ये बाउंडेशन नहीं है कि आप उसी ब्रांच में आप पीएचडी करो, उसी ब्रांच में आप एमएससी करो। खैर पीएचडी तो कोई नहीं मांगता कि उसी ब्रांच में हो, भले वो इंटरनल, अगर आप मान चलो कि अब इंटरव्यू बेसिस पे वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए आप कुछ इंटरव्यू बहुत ही घटिया चीज़ है। अगर मेरे हिसाब से मानो तो इंटरव्यू बहुत ही घटिया चीज़ है। वहाँ पर क्या होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आके किसी को भी रिक्रूट कर लिया तो इतने लोगों का फ़ायदा ही नहीं है फिर उसके बाद फॉर्म भरने का। और एग्जामिनेशन में ये कम से कम वो तो सेलेक्ट नहीं होते। अगर मान लो कुछ भी है, पीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रही तो स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा होगा, ये बात तो सबसे पहली चीज़ यही है। उसके बाद अगर पीसीएस कंडक्ट करा रही है तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अगर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में है तो फिर तो भाई निकल ही नहीं पाएंगे वो, है ना, क्योंकि लेवल 1 निकलोगे, लेवल 2 निकलोगे, हर जगह तो घपलेबाजी नहीं कर सकते वो। तो ये एक फ़ायदा है। तो यहाँ फ़िल्टर लगा हुआ पहले से होता है। जब पीएचडी 2023 से अभी जो मेमोरेंडम आया था 2021 में, उसके हिसाब से पीएचडी 2023 से बता रहे हैं कि वो जो है ये करेंगे, मैंडेटरी करेंगे। पहले 2022 बताया था, लेकिन अब कोरोना है तो मान लो 2023 से करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि आप मान लो, अब क्या होता है ना, एपीआई इंडेक्स की अगर बात करो, जो मैं आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे आप देख रहे हो एपीआई इंडेक्स, ये बेसिकली ये वाला है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एपीआई स्कोर में पीएचडी का वेटेज 30% है। 30 नंबर आपको 100 में से अगर आप पीएचडी होल्डर हो तो मिलेंगे। तो ये वैसे कहने को तो मान चलो कि हटा दिया है पीएचडी की, पीएचडी नहीं है अभी, लेकिन अगर आप एपीआई स्कोर से उसकी सिलेक्शन कर रहे हो तो इस नंबर तो आपको यहाँ मिल गए, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं पीएचडी मतलब मैंडेटरी नहीं करने का। अब बात करेंगे एज की, तो एज 28, 30, 35, 40 भी वैरी करते हैं बेसिकली। अगर आप एमपीपीसीएस एग्जाम दे रहे हो और आप अगर मान लो यूपी से आ रहे हो तो आपको जनरल में हो तो 28 ईयर्स का आपको एज लिमिट मिलेगा। लेकिन अगर आप फिर एमपी से ही हो, जनरल हो तो 30 मिलेगा, ओबीसी या SC ST हो तो आपको 35 मिलेगा। तो ये देखने के लिए थोड़ा ऐसा पैटर्न मिलता है, लेकिन मैक्सिमम एज असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की 45 तक जाती है। ओके, सो एज की बात करें तो वो आपको
देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी रखी है, तो वो यूनिवर्सिटी की बात है कि वो कितना रख रहे हैं। 2 लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन जो आपको बताया, थ्योरी में 2 पेपर होंगे। फर्स्ट होगा आपको स्क्रीनिंग का, जिसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स बेसिकली पूछे जाएंगे, एंड लेवल 2 होगा जो कि स्टेज 2 होगा बेसिकली, वो आपको एक मेंस की तरह देखने मिलेगा। बस ये होगा कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे, दोनों में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अगर आप जूलॉजी फिजिक्स या केमिस्ट्री से हो तो आपको जूलॉजी फिजिक्स या केमिस्ट्री या बॉटनी के ही मिलेंगे क्वेश्चंस, है ना। हो सकता है वो 2 सिटिंग्स में एग्जाम हो, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखते हो, बेसिकली 2 सिटिंग्स में ही होते हैं। वैसे इंटरव्यू होगी इसमें भी, और इंटरव्यू का वेटेज 25% तक माना जाता है कि इसमें रखते हैं। एक्सपीरियंसेस आपको वहाँ पे फिर कैलकुलेट करेंगे, वो मतलब जो आप मार्क्स मिलेंगे आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे मिलेगा। पीएचडी होल्डर है तो ऑब्वियसली फिर इसमें भी आपको क्या करेंगे, वो पीएचडी माने रखता है। इंटरव्यू में तो रखता ही था एपीआई स्कोर, जहाँ पे हम काउंट कर रहे थे, यहाँ पर भी पीएचडी वालों को प्रेफरेंस देते हैं। पब्लिकेशंस है तो पहले ही आप जब फॉर्म भरोगे तो आपको वो बोल देंगे अगर 5 पब्लिकेशन है तो 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 5 से ज़्यादा हैं फिर भी 10 ही मिलेंगे। तो 2 पेपर्स बेसिकली 2 मार्क्स पर पेपर पर पब्लिकेशन, तो ये मानते हैं। एकेडमिक्स अच्छी है तो ऑब्वियसली प्रेफरेंस करेंगे। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा आपको इंटरव्यू में देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम क्रैक करके जाओ फिर भी, क्योंकि वहाँ पर 8 टाइम्स लोगों को बुला रहे हैं तो वो करेंगे ही, है ना। तो ऑप्शनल पेपर होगा दोनों ही, जैसे बताया आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे स्टेज 1 में भी स्टेज 2 में भी। तो व्हाट टू कवर फॉर ये जो एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग आपको जो देखने के लिए मिलता है स्टेज 1 का, तो यहाँ पर आपको बेसिकली बेसिकली यहाँ पे आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स ये सब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। और ये छोटी छोटी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाती है, जैसे नॉलेज टीवी वगैरह हो गया, तो ये सब छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, एक रिवर्स ऑफ राजस्थान, या दिस इज़ लाइक स्ट्रेंज रिवर ऑफ यहाँ पे, दिस इज़ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग। तो ये सारी चीज़ें आप जब ढूंढोगे तो आपको मिले। कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग क्वेश्चन बनने का सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट होता है, ये तो आपको पता ही होगा, है ना। तो बेसिकली कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कोई भी स्टेट की, अगर आप उस स्टेट में पीसीएस के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। तो गाइज ज्योग्राफी की बात करें तो आपको रिवर्स जितने भी हैं वो आपको याद रखने हैं, हिल रेंजेस याद रखने हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ये भी याद रखना है, माउंटेन रेंजेस कौन कौन से हैं, माइंस एंड स्टोरेज जो है मिनरल्स का वो कहाँ कहाँ पे है, कौन सी लेक्स है, पुरानी लेक है कौन सी सॉल्ट वाटर है, कौन सी स्वीट वाटर है, कौन सी सबसे डीपेस्ट है, ये सब कुछ आपको याद रखना है। और ज़िला भी बेसिकली आप याद रखना, लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आप बात करोगे पोजीशन ऑन ग्लोब, आपके स्टेट का पोजीशन ग्लोब पे क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सिस पे और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे आपका वहाँ पे क्या पोजीशन है। बाउंड्रीज स्टेट एंड कंट्रीज़, कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री टच कर रही है, कौन से कंट्री के साथ बाउंड्री टच कर रही है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्योग्राफी में आप ये चीज़ें सारी चीज़ें कवर करोगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में आपको फैक्ट्रीज एंड मिल्स, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर इन जीडीपी, डिफरेंट सेक्टर, प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स के स्टेट के जीडीपी और नेशनल जीडीपी में कितना इंपॉर्टेंस या कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चरल स्टेटस, कौन कौन से क्रॉप्स हैं, किसानों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। मैरीटाइम बिजनेस, जो भी आपको वहाँ पोर्ट्स हैं और पोर्ट से क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। रिजर्वॉयर्स देख सकते हो आप, कोल्ड स्टोरेज हाउसेज जो है वो आप याद रख सकते हो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। बेसिकली थर्मल पावर पॉइंट्स, और बेसिकली यहाँ पे आपको डैम्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो डैम्स आपको क्लियर होने चाहिए, कितनी बांधें कौन से डिस्ट्रिक्ट में और उस पर कितने थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं। अगर सोलर एनर्जी है, जैसे राजस्थान की बात करो तो सोलर एनर्जी है, तो वो भी आप याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके अलावा आप आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल्स देख सकते हो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, स्क्रिप्ट्स कौन कौन सी है और बुक्स कौन कौन सी, उसके राइटर कौन है। डांसेस, अगर कोई क्लासिकल डांसेस या फोक डांसेस आपको मिलते हैं तो वो आप देखोगे कौन से स्टेट की वो एक ट्रेडिशनल चीज़ें हैं। अगर कोई मेला है कहीं पे लगता है तो वो आप जैसे पुष्कर में देख लो, राजस्थान का मेला, भी क्वेश्चन भी आया था राजस्थान पीसीएस में। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। एनिमल्स एंड ब्रीड्स ऑफ कल्चरल वैल्यूज़, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। कहीं पे क्या होता है किसी एनिमल की या बर्ड की पूजा भी करते हैं तो वो आपको पूछ लेते हैं वैसे क्वेश्चन। तो फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, होली रिवर्स कौन कौन सी है उस स्टेट में, ट्राइबल कम्युनिटीज़ कौन कौन से पाए, डिक्शंस मतलब लिपि और भाषा कौन कौन सी बोली जाती है। बेसिकली बोली आपको याद रखनी है कि ये बोली यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब कॉन्फिडेंट फील करोगे वहाँ पे आप। और उसके बाद जो अगर आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको यहाँ पे ज़्यादा स्कोर भी नहीं करना होता। मैं बता रहा मेरे नेगेटिव में आ रहे हैं कुछ, मेरे साथ के जो है उनके भी 1-2 नंबर ही आ रहे हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर वहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर दो तो होता है। लेकिन कहीं कहीं स्टेट पीसीएस में क्या होता है कि जब तक आप ये स्क्रीनिंग वाला टेस्ट देने नहीं जाओगे तो आपको एब्सेंट मार्क कर देंगे, तो वहाँ पर आपको देना पड़ता है। तो
जब देने जा रहे हो तो अच्छे से पढ़ के ही जाओ। 20-30 नंबर तो आने ही चाहिए कम से कम। तो 20-30 नंबर तो आ जाते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओ। और ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ अगर ये आप पढ़ के जाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 50 तक भी आ सकते हैं, है ना, आउट ऑफ 100। सो गाइज हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको बेसिकली फोर्ट्स कौन कौन से हैं वो देखने पड़ेंगे आपको। कौन कौन सी डिनेस्टी और एम्पायर्स, मतलब कि कौन कौन सी सल्तनत थे और कौन कौन सी उनके राजा थे, कौन कौन से राजा थे। तो वॉर्स कौन कौन सी हुई और कहाँ पर हुई हैं, तो आपको लोकेशन भी देखना है वॉर का। और फाइटर्स एसोसिएटेड से अगर स्टेट से कोई तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है अपना, मान लो अगर स्ट्रगल मूवमेंट में, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करो तो आपको फिर जाके करंट अफेयर्स में क्या क्या आपको कवर करना है वो बता रहा हूँ मैं। करंट अफेयर्स में आप सबसे पहले तो पॉपुलेशन सेंसस, ये पॉपुलेशन सेंसस आप तब से देखो जब आपने फॉर्म भरा है। जैसे मान लो अगर 2000, कभी कभी क्या होता है पीसीएस वाले बहुत लेट भी करते हैं, 2020 में फॉर्म निकालेंगे, 22 में 21 में एग्जाम लेंगे, 22 में इंटरव्यू लेंगे। तो अगर 20 में फॉर्म निकला है तो आप कोशिश करो कि 2020, 2019 और 2000, मतलब लास्ट 2 सेंसस बोल रहा हूँ मैं, और ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूँ। तो आप क्या करो लास्ट 2 ईयर्स के इकोनॉमिक और बजट सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे और बजट इकोनॉमिक सर्विस एंड बजट, ये आप देख के जाओ। बेसिकली लास्ट 2 ईयर्स के जब आपने फॉर्म भरा है, 3 भी देख लो कोई दिक्कत नहीं, उसके तो आपको देखना ही है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि करंट वाला तो देख के चले जाते हैं, करंट से क्वेश्चन ही नहीं आती। क्योंकि क्या होता है पीसीएस वाले जो है 2 साल बाद एग्जाम कराते हैं, क्वेश्चन बन के पहले से तैयार है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी होती है, इसलिए आप अपने सेफ जोन में रहने के लिए क्या करो 2-3 साल के तो बजट देख लो। बेसिकली बजट में क्या देखना है आपको कि परसेंटेज देखना है कि कितने परसेंट किसको दिया हुआ है ना। तो ये आप देखोगे। बेसिकली एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ का तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि मेडिकली बेसिकली यहीं से क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो इसके अलावा अगर आपको क्या देखना है, पीसीएस चीफ्स, जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चीफ जो कि यूपीएससी में चीफ बने हैं, तो वो आपको देखना है। चीफ मिनिस्टर की आपको लिस्ट याद रखनी है, एटलीस्ट आपको 5-6 चीफ मिनिस्टर प्रीवियस याद रखने हैं। उसके अलावा करंट कैबिनेट में कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं, कौन कौन सा डिपार्टमेंट किसको मिला हुआ है, वो आपको याद रखना है। स्टेट के चीफ इलेक्शन कमीशन जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में गए हैं, चीफ बने हैं, उनका नाम आपको याद रखना है अगर उस स्टेट से आए हैं तो। उस स्टेट के हाई कोर्ट के जजेस जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तो वो आपको याद रखना है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जज आप याद रखो या ना रखो, लेकिन चीफ जस्टिस इंडिया जो बने ना वो आपको याद रखने हैं। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स क्या है वहाँ पे, स्टेट लेवल का प्लान क्या है, पॉलिसीज़ क्या है और प्रोग्राम्स क्या चला रहे हैं वहाँ पे, वो भी आपको याद रखना है। ये आपको आप अगर साइट पे जाओगे गवर्नमेंट के तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, पीआईबी में वहाँ पे भी डालोगे तो स्टेट के सारे मिल जाते हैं, है ना। तो पद्म अवार्ड्स और भारत रत्न अगर उस स्टेट से किसी को मिला है तो वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अब आपको क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूँ आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके रिपोर्ट हर साल आते हैं, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, नोबेल पर्सनैलिटीज़ अगर वहाँ से कोई निकल के आया है नोबेल लॉरिएट, तो आपको पढ़ना है उसको। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, अब जैसे मैं यूपी की बात करूँ, अलीगढ़ का ताला मशहूर है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट है और इसकी इंपॉर्टेंस इतनी है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ब्रीड्स एंड कैटल्स, जो ब्रीड वहाँ पे पाए जाते हैं कैटल्स और पॉटरी के, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसके अलावा अगर रिलेशंस बात करो आप तो अपने उसके नेबर स्टेट से क्या है, कहीं लड़ाई तो नहीं चल रही है, किसी चीज़ पे कंट्रोवर्शियल इशू तो नहीं है। जैसे अब यहाँ पे बात करो तमिलनाडु और केरला की, है ना, तो जिसमें क्या होता है जैसे मुल्ला पेरियार डैम है उस पर चल रही है इनकी कंट्रोवर्सीज। तो ऐसे करके आप अगर जहाँ पे देने जा रहे हो तो उसके आप आराम से देख सकते हो, है ना, कि क्या उनके कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं दोनों के बीच। इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ क्या है और कौन कौन सी वहाँ पे कंट्रोवर्शियल थिंग चल रही है। तो ये भी कंट्रोवर्शियल थिंग इसलिए मैं लिखा हूँ यहाँ पे अलग से कि कंट्रोवर्शियल थिंग्स क्वेश्चंस बनाने का सबसे आसान और सबसे हॉटस्पॉट चीज़ होता है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड विधानसभा, लोकसभा सीट कितनी है उस स्टेट में, सब कुछ आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कवर कर लेते हो आप वहाँ जाके कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपको एकदम से भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये सारी चीज़ें अगर आप मान लो बजट देख रहे हो या आप ये चीफ मिनिस्टर देख रहे हो, 5-5 मिनट की वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे। इसको क्या करो, कंपाइल करो, आप देख के एक ऐसा नोट्स बनाओ 10-15 पेज का जो कि आप एग्ज़ाम से पहले आराम से पढ़ सकते हो, है ना। तो ऐसा चीज़ अगर आप ये सब कुछ कर लोगे जितना मैं बताया हूँ, तो आप कोई आपको 50 नंबर लाने से नहीं रोक सकता। अगर 50 नंबर यहाँ पे आ गए तो 50 नंबर आपको तो लगा लो कि आप मतलब सोने पे सुहागा हो गया फिर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कवर करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। एंड आई गारंटी कि आपको 20-30 मार्क्स तो अगर आप इसमें से अगर आप 50% भी कवर कर लो तो आ जाएंगे, है ना। तो गाइज आज के लिए इतना ही, एंड आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज़ गाइज प्लीज़ शेयर करें और बेल बटन को प्लीज़ दबा दें, आपके पास नोटिफिकेशन तभी आएगी। और प्लीज़ गाइज जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में कुछ नहीं पता है, एमएससी कर लिया है, तो उनको आप ये शेयर करें। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है ये पीएचडी मैंडेटरी
नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में प्रेफरेंस तो मिलती है। तो इसीलिए अगर आप MSc लेवल पे सोच रहे हो कि पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, तो वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप कंटिन्यू करो, PhD कम से कम करो। ऐसा नहीं है PhD में आपको पैसे नहीं मिलते। बहुत सारे इंस्टीट्यूट, जैसे एम्स दिल्ली की बात करो, तो यहाँ पे आपको पैसे भी मिल जाते हैं PhD में, है ना। तो इंस्टीट्यूट भी देती है, थोड़ा सपोर्ट वहाँ भी मिल जाता है। उतने में आप एग्ज़ाम क्रैक कर लो और आपको मिल जाएंगे 40 के, तो आराम से मिल जाएंगे, है ना, अराउंड। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो प्लीज़ गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज।